दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 16 नवंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून को लेकर चल रहे कयासों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू रहेगी, इसे और प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए जागरूकता अभियान फिर से चलाया जाएगा। इसको लेकर मंगलवार यानी कि आज वे समीक्षा बैठक करने वाले हैं। इसमें एक एक बिंदु की समीक्षा की जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि 16 नवंबर को शराबबंदी कानून से जुड़े हर पहलू की समीक्षा की जाएगी, यानी कि आज एक एक बिंदु की जानकारी ली जाएगी। मीटिंग में सभी जिलों के डीएम, एसपी समेत आला स्तर के अधिकारी मौजूद रहेंगे। चाहे जितना समय लगे हर एक बात की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि शराब बुरी चीज है, पिएंगे तो मरेंगे ही, ये बात लोगों को बताना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि इसे और प्रभावी तरीके से लागू कराया जाएगा। शराबबंदी कानून के पक्ष में बोलते हुए उन्होंने कहा है कि 2016 में इसे लागू किया गया, तब से अपराध एवं हादसे में कमी आई है, कुछ लोग मरे हैं। दोस्तों देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। अक्टूबर में थोक महंगाई की दर बढ़कर 13% हो गई है, वहीं सितंबर में 101% थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ईंधन और बिजली की कीमतों में तेजी के कारण थोक महंगाई में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके साथ ही महंगाई की इस मार के लिए मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की कीमतों में आया उछाल भी जिम्मेदार है। दोस्तों पटना के 326 प्राइवेट अस्पतालों पर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की तलवार लटक रही है। जहां एनजीटी के आदेश पर परिषद की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके तहत इन निजी अस्पतालों यानी कि प्राइवेट अस्पतालों को बंद करने और फिर जुर्माना वसूलने के लिए सूचीबद्ध किया जा गया है। इस तरह के बिहार के 5433 प्राइवेट अस्पताल हैं जो एनजीटी के मुताबिक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का पालन नहीं कर रहे हैं। बोर्ड की ओर से कहा गया है कि बार बार नोटिस जारी किए जाने के बाद भी अस्पताल बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद इन अस्पतालों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है और हो सकता है कि इसको बंद भी किया जाए। दोस्तों अब बात करते हैं कि अपने विवादित बयान को लेकर चौतरफा घिरे बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। जी हां, सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि ऐसे लोगों को मजाक में लेना चाहिए। कुछ लोग पब्लिसिटी के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं, ऐसे लोगों पर ध्यान ही नहीं देनी चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि किसे पता नहीं है कि भारत को आज़ाद कब मिली है। विवादित बयान को लेकर कांग्रेस सहित विपक्ष ने केंद्र सरकार से कंगना रनौत से अवार्ड वापस लेने की मांग की है। वहीं कंगना रनौत के विवादित बयान पर बीजेपी भी साथ नहीं दी और भाजपा ने इस बयान से अपने आप को किनारा कर लिया, अलग कर लिया। वहीं जब सीएम नीतीश कुमार से कंगना को लेकर सवाल किया गया तो सीएम नीतीश कुमार ने कंगना को हल्के में लेते हुए उनके बयान से दूरी बना ली। जब सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि ऐसे लोगों को नोटिस ही नहीं लेना चाहिए, पब्लिसिटी के लिए ये लोग ऐसे बयान देते रहते हैं। उन्होंने कहा है कि भारत को आज़ादी 1947 में मिली, ये बात सभी को पता है। दोस्तों बात करते हैं कि रेल मंत्रालय ने पैसेंजर्स रिजर्वेशन सिस्टम से जुड़ी जरूरी सूचना जारी की है। जब मंत्रालय ने जानकारी दी है कि 14 नवंबर को मध्यरात्रि से 21 नवंबर की मध्यरात्रि तक यानी कि एक हफ्ते के लिए टिकट बुकिंग और रिजर्वेशन से जुड़ी सभी सेवाएं बाधित रहेंगी। बयान के मुताबिक ये कदम यात्री सेवाओं को सामान्य रूप से करने और फिर पूर्व कोविड स्तरों पर चरणबद्ध तरीके से वापस लौटने के उद्देश्य से रेलवे द्वारा उठाया गया है। रेल मंत्रालय ने जानकारी दी है कि यात्रियों से जुड़ी सेवाओं को सामान्य करने के लिए पैसेंजर्स रिजर्वेशन सर्विस अगले 7 दिनों तक रात के समय 6 घंटे के लिए बंद रहेंगी। दोस्तों बात करते हैं कि व्हाट्सएप दुनिया के सबसे पॉपुलर ऐप में से एक है। जहां ये ऐप आपको लगभग हर स्मार्टफोन में दिख ही जाएगा। जहां आज ये सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए ही नहीं बल्कि ऑफिस वर्क, बिजनेस आदि के लिए भी काफ़ी उपयोगी हो गया है। जहां वहीं इसका फायदा जालसाज भी उठा रहे हैं। अक्सर ठग अलग अलग तरीके से और कैंपेन चला करके व्हाट्सएप के जरिए लोगों से ठगी करते हैं। ठगी का ऐसा ही एक खेल व्हाट्सएप पर इन दिनों चल रहा है। फ्रेंड इन नीड नाम के इस स्कैम से जालसाज कई लोगों को चपत लगा चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये स्कैम और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये स्कैम क्या है।
तो इस स्कैम में ठग अलग अलग यूजर्स को अपने दोस्त बनाकर फंसाते हैं। जहां आपके पास ठग आपके दोस्त की आईडी से मैसेज भेजते हैं, जहां इसमें वे आपसे कहते हैं कि मैं कहीं बाहर फंस गया हूं और घर जाने के लिए रुपए की जरूरत है। आदमी दोस्त या अपने रिश्तेदार को मुसीबत में फंसा समझकर मदद कर देता है। इस तरह आपके खाते में सेंध लग जाती है। जहां इस तरह की ठगी अभी यूनाइटेड किंगडम में खूब हो रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। बड़ी संख्या में यूजर्स इसे लेकर रिपोर्ट भी कर रहे हैं। आपको बता दूं कि इस केस में ज्यादातर मां को टारगेट करते हैं। जहां इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस स्कैम में अधिकतर मामले ऐसे हैं जिनमें ठगों ने ऐसी महिलाओं को टारगेट किया है जिनके बच्चे हैं। वे उनके बच्चे की आईडी से मदद का मैसेज भेजते हैं क्योंकि सामने मां होती है और उसे लगता है कि उसका बच्चा मुसीबत में है। ऐसे में वे फौरन रुपया भेज देती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि पेट्रोल डीजल के रेट को लेकर उठापटक जारी है। जहां केंद्र की ओर से तेल की कीमतों में कटौती करने के बाद प्रदेशों में भी वेट में कटौती की है। हालांकि इसे लेकर लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन पेट्रोल पंप मालिकों का कहना है कि उन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा है। लिहाजा वेट में कटौती करने के बाद पंजाब में पेट्रोल देश भर में सबसे सस्ता है, जबकि लद्दाख में डीजल के दाम सबसे सस्ते हैं, सबसे कम है। उत्पाद शुल्क और वेट में कटौती की वजह से पंजाब में पेट्रोल की रेट 16 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर और लद्दाख में डीजल के रेट 19 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर तक गिर गए हैं। देश भर में पेट्रोल डीजल पर नजर डालें तो पंजाब में पेट्रोल 16 रुपए सस्ता हुआ है, जबकि लद्दाख में 13 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर और कर्नाटक में 13 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर की कमी हुई है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान उर्फ KRK ने मोदी और योगी सरकार को लपेटा है। कमाल आर खान ने उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर कहा है कि यूपी का हिंदू भूखा मर जाएगा लेकिन वोट योगी को ही देगा। जब पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए KRK ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए आगे कहा है कि मोदी जी और योगी जी ऐसे यूपी को हाथ से नहीं जाने देंगे। मुझे विश्वास है कि वोटिंग से 10 से 15 दिन पहले देश में कुछ बड़ा कारनामा जरूर होगा, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा हुआ था। KRK ने एक ट्वीट और किया जिसमें उन्होंने कंगना रनौत का नाम लिए बगैर कहा कि जब देश में गंदी बात करने वालों और गंदी बात बनाने वालों को पद्मश्री अवार्ड दिया जा रहा है, नेशनल अवार्ड फॉरेनर को दिया जा रहा है, तो फिर इन सरकारी अवार्ड से अच्छा तो फिल्म फेयर अवार्ड है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में अभी तक लागू अनलॉक 7 की समय सीमा 15 नवंबर को पूरी हो रही थी। जब 15 नवंबर को खत्म हो रहे अनलॉक 7 से एक दिन पहले आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद नया गाइडलाइंस जारी कर दिया गया। नया आदेश एक सप्ताह यानी कि 16 नवंबर से 22 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। जब कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर बिहार सरकार ने नया गाइडलाइंस जारी कर दी है। आपको बता दें कि शादी समारोह और श्राद्ध कार्यक्रमों में लोगों की मौजूदगी को लेकर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। हालांकि विवाह समारोह के दौरान बारात में नाच गाने और डीजे की अनुमति अभी भी नहीं दी गई है। वहीं सभी स्कूल, कॉलेज, दुकानें, धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, पार्क, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल आदि पहले की तरह ही सामान्य रूप से खुलते रहेंगे। गाइडलाइन के तहत दुकान आदि में सभी को मास्क पहनना होगा, साथ ही काउंटर पर सैनिटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी और सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करना अनिवार्य रूप से होगा। गाइडलाइन के तहत सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान, विद्यालय सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे। सभी प्रकार की परीक्षाएं जैसी प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित की जा सकेगी। वहीं कोचिंग संस्थान भी सामान्य रूप से खोले जा सकते हैं। वहीं धार्मिक स्थल भी सामान्य रूप से खुले रहेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोन लेने वाले विद्यार्थियों के शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन अब थर्ड पार्टी एजेंसी के द्वारा कराया जाएगा, जहां इससे पहले बिहार शिक्षा विभाग खुद दस्तावेजों का सत्यापन करता था। आपको बता दूं कि वर्तमान समय में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अब तक करीब 20,000 आवेदन आ चुके हैं। जब बहुत जल्द इन आवेदकों का शैक्षणिक दस्तावेज का सत्यापन कार्य शुरू किया जाएगा। इसके बाद इन्हें लोन की राशि भी दी जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश सरकार बिहार को मेडिकल कॉलेज का हब बनाने जा रही है। जब पटना PMCH को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनाने जा रहा है, तो वहीं बिहार के कई जिलों में PMCH की तरह
ही नए मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं। यह खबर के अनुसार बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जानकारी देते हुए कहा है कि सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को मिलाकर बिहार में अभी 19 मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन अगले 4 साल के अंदर बिहार में 30 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे, नए मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि बिहार के पूर्णिया, समस्तीपुर, छपरा में बन रहे मेडिकल कॉलेज अगले 2 सालों में चालू हो जाएगा। इन कॉलेजों का निर्माण तेजी के साथ किया जा रहा है। बिहार में बन रहे 11 नए मेडिकल कॉलेज पूर्णिया, समस्तीपुर, छपरा, सीवान, सीतामढ़ी, झंझारपुर, मधुबनी, महुआ, वैशाली, बेगूसराय, डुमराव, बक्सर, जमुई और भोजपुर में नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, बिहार के 37 जिलों में 63 प्रखंडों की 903 पंचायतों में कल जनता गांव की सरकार के लिए मतदान किया। जी हां, हालांकि ईवीएम में खराबी के कारण कई जगह मतदान प्रभावित भी हुआ है। समस्तीपुर के 2 बूथों तथा पूर्वी चंपारण के छौरादानों में 1 बूथ पर हंगामा हुआ। बिहार पंचायत चुनाव में इस 7वें चरण के मतदान में जिला परिषद सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, सरपंच और पंच के आधा दर्जन पदों के लिए सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक 12,786 बूथों पर वोट डाले गए। इसके बाद 17 और 18 नवंबर को मतगणना होगी। दोस्तों, बिहार में मनरेगा से निबंधित 1,89,00,000 मजदूर परिवारों को बीमा के दायरे में लाया जाएगा। इनमें 46,66,000 महिला मजदूर शामिल है। इन सभी का जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। आपको बता दूं कि कोरोना काल में मनरेगा मजदूरों के पास स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित दिक्कतों को देखते हुए ग्रामीण विकास विभाग ने कार्य योजना तैयार कर ली है। यह केंद्र सरकार के निर्देश के बाद बैंकों से एकजुटता स्थापित करके हर जिले में निबंधन मजदूरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर बीमा सुनिश्चित करवाने का आदेश जारी कर दिया है। इसके लिए प्रखंडों के अधिकारियों को भी जिम्मेवारी मिलेगी। इसे अभियान का रूप देने और फिर सफल बनाने के लिए गांव में जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप में बिहार को पहला गोल्ड मेडल मिला है। 2021-22 में शामिल प्रतिभागी ने स्वर्ण पदक को अपने नाम करके न सिर्फ लखीसराय जिला का ही बल्कि पूरे बिहार का भी मान बढ़ाया है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि शुक्रवार को चंडीगढ़ में हुए इस प्रतियोगिता के अंतर्गत राज्य स्तर पर चयनित हुए प्रदेशों के विभिन्न जिलों से 34 सब जूनियर और कैडेट के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। लखीसराय जिला का प्रतिनिधित्व करते हुए बरहड़िया नप वार्ड संख्या 3 टोला धनराज निवासी मुकेश कुमार सिंह के पुत्र ऋषभ सवर्ण ने सब जूनियर 66+ वर्ग के अपनी क्षमता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। 5 राउंड के अंतिम मुकाबले में उड़ीसा को पछाड़कर ऋषभ ने स्वर्ण पदक को अपना नाम कर लिया है। पदक को अपने नाम करने के साथ ही बिहार को जूडो के क्षेत्र में स्वर्णिम उपलब्धि दिलाने वाले सवर्ण पहले खिलाड़ी के रूप में चिन्हित हो गए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि झारखंड राज्य कल 15 नवंबर को अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया। यह झारखंड की स्थापना साल 2000 में संसद द्वारा पारित बिहार पुनर्गठन अधिनियम एक्ट 2000 के तहत बिहार राज्य से अलग करके देश के 28वें राज्य के रूप में हुई थी। इस एक्ट के पारित होने से पहले झारखंड बिहार राज्य का एक बड़ा भूभाग हुआ करता था। 15 नवंबर को राज्य का स्थापना दिवस मनाने के पीछे का प्रमुख कारण यह भी है कि इसी दिन आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की भी जयंती है। इन्हें भगवान बिरसा भी कहते हैं। देश में आजादी से पहले इस क्षेत्र से कई आदिवासी नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया था। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म साल 1875 में हुआ था, जहां 19वीं सदी में उन्होंने ब्रिटिश राज द्वारा थोपी गई सामंती व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस आंदोलन को उलगुलान नाम दिया गया था। उस समय झारखंड बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत आता था, जब भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासी को संगठित किया और अंग्रेजों को कर, ब्याज आदि देने से मना कर दिया, यानी कि टैक्स देने से मना कर दिया था। राज्य के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी। जहां पीएम मोदी ने कहा है कि झारखंड के सभी निवासियों को राज्य स्थापना दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। अपनी विशिष्ट संस्कृति के साथ ऐतिहासिक पहचान रखने वाली भगवान बिरसा मुंडा की ये धरती विकास यात्रा में आगे बढ़े, यही कामना है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर देश की सियासत में उबाल है, तो बिहार की राजनीति में भी गर्म हो उठी है। एक तरफ जहां जदयू और आरजेडी के कुछ नेताओं ने जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी करार दिया है, तो भाजपा ने इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्हें देश का गद्दार कहा है। जहां अब इसी क्रम में बिहार के उद्योग मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने जिन्ना को लेकर कहा है कि वह जो दुबला पतला आदमी था, बड़ा खतरनाक था, उसकी वजह से हिंदुस्तान के मुसलमान को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मैं उसका नाम भी नहीं लूंगा, उस आदमी के चलते ही हिंदुस्तान का विभाजन हुआ था।
दोस्तों, कोरोना को लेकर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्कूलों और आंगनबाड़ी सेंटर के बच्चों की जांच थम गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से जांच चल रही है। जांच के दौरान जिन बच्चों की सर्जरी की जरूरत होगी उसे सरकार की ओर से चिन्हित करके निजी और बड़े अस्पतालों में सर्जरी कराई जाएगी। बच्चों का बेहतर इलाज हो सके, इसके लिए सिविल सर्जन ने जांच टीम में शामिल चिकित्सकों से 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट मांगी है। सिविल सर्जन ने बताया है कि जिले में 6 साल तक के बच्चों को आंगनबाड़ी और 6 से 18 साल के बच्चों की सरकारी स्कूलों में जाँच हो रही है। इसके लिए जिले में 25 टीमों को लगाया गया है। यह टीम हर दिन बच्चों की स्वास्थ्य जांच करती है। स्वास्थ्य जांच की टीम की ओर से जांच के बाद सर्दी, खांसी, बुखार और अन्य छोटी बीमारियों के लिए तत्काल पीएचसी में इलाज कराया जा रहा है। उसके बाद रेफर बच्चों को सदर अस्पताल भेजा जा रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी की वसीयत सामने आई है। इस वसीयत में उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है। दरअसल वसीम रिजवी ने ऐलान किया है कि मरने के बाद उन्हें मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार दफनाने की बजाय उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने वसीयतनामा भी तैयार कर लिया है। उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए बताया है कि मरने के बाद उनका शरीर हिंदू दोस्तों को सौंप दिया जाए और उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। उन्होंने कहा है कि मंदिर के महंत मेरी चिता को अग्नि दे। उन्होंने कहा है कि डासना मंदिर के महंत नरसिंहानंद सरस्वती उनकी चिता को अग्नि दे। दरअसल वसीम रिजवी ने यह आरोप लगाया है कि मुसलमान उनकी हत्या और गर्दन काटने की साजिश रच रहे हैं। हिंदुस्तान के बाहर मेरी हत्या करने और फिर गर्दन काटने की साजिश रची जा रही है। वसीम रिजवी ने अपने वीडियो में कहा है कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर मेरी हत्या करने और फिर गर्दन काटने की साजिश रची जा रही है। मुझ पर इनाम रखे जा रहे हैं। दोस्तों, हौसले बुलंद हो तो मंजिलें आसान हो जाती है। कुछ कर गुजरने का जज्बा अगर हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता है। केरल की दादी अम्मा कुट्टियम्मा ने ऐसा ही कर दिखाया है। उन्होंने वाकये में ये बता दिया है कि पढ़ने लिखने की कोई भी उम्र नहीं होती है। दरअसल कोट्टायम जिले की 104 साल की कुट्टियम्मा ने स्टेट एजुकेशन एग्जाम में 100 में से 89 अंक लाकर यानी कि नंबर लाकर लोगों के लिए एक मिसाल पेश की है। केरल के एजुकेशन मिनिस्टर वायुदेवन शिवकुट्टी ने शुक्रवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर राज्य सरकार की सतत शिक्षा पहल के तहत आयोजित एक परीक्षा में बेहतर अंक हासिल करने वाली 104 वर्षीय कुट्टियम्मा की तस्वीर शेयर की है। दोस्तों, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से हिंदुत्व के बहाने बीजेपी पर पलटवार किया है। दिग्विजय का आरोप है कि बीजेपी के लिए हिंदू धर्म आस्था का प्रश्न नहीं बल्कि राजनीति का हथियार है। हिंदुत्व शब्द का जिक्र किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है। दिग्विजय सिंह ने व्यंग करते हुए यह भी लिखा है कि मामू मोदी ब्रांड देश को 17वीं सदी में ले जा रहा है। जब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सलमान खुर्शीद की किताब के बाद उपजे विवाद पर बीजेपी के खिलाफ बेहद हमलावर हैं। उन्होंने जबलपुर में पत्रकारों से चर्चा में कहा है कि बीजेपी हिंदू धर्म का केवल राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। तो दोस्तों, तपती धूप, सर्द मौसम और बरसात के थपेरों का सामना करके ईंट भट्टा के मजदूर दूसरों का घर बनाने संवारने का कार्य तो करते हैं, पर उनके बच्चों का भविष्य इन थपेरों में गुम हो जाता है। सरकार ने अब इनकी सुधि ली है। बेसिक शिक्षा विकास ने ईंट भट्टे पर कार्य करने वाले प्रवासी मजदूरों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की कमर कस ली है। अभिनव प्रयोग के तहत इन बच्चों को स्कूल शिक्षा से जोड़ने की योजना पर कार्य चल रहा है। जिले में लगभग 300 ईंट भट्टा संचालित है। प्रत्येक भट्टे पर 200 से 250 मजदूर कार्य करते हैं। इस तरीके के लगभग 7 से 8 हजार मजदूर कार्य करते हैं एक जिले में। झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश से आने वाले ये प्रवासी मजदूर परिवार के साथ काफी संख्या में आते हैं। जहां औसतन एक परिवार में 2 से 3 बच्चे होते हैं। लगभग 15,000 इन बच्चों का बचपन ईंट भट्टे की धूल में गुम हो जाता है। यह शिक्षा से पूरी तरीके से वंचित रहकर अपने माता पिता के पारंपरिक पेशे से जुड़ने को मजबूर होते हैं। विभाग की योजना से प्रवासी बच्चों के जीवन में शिक्षा की ज्योति जला मुख्य धारा में लाने की है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जहां नीतीश कुमार सरकार अपने 16 साल के कार्यकाल में कई घोटालों को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रही है, वहीं हाल ही में दरभंगा में बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने दरभंगा जिले की 376 छात्रों को छात्रवृत्ति से जुड़े घोटालों का पता लगाया है। दरभंगा जिले के लहरियासराय पुलिस थाने में दी गई शिकायत के अनुसार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सहायक निदेशक मोहम्मद रिजवान अहमद ने कहा कि हैदराबाद में एक विशेष विश्वविद्यालय में फर्जी प्रवेश प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करके 376 छात्रों ने धोखाधड़ी से 30,000 रुपए की छात्रवृत्ति हासिल कर ली है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में गाड़ी चोरों का आतंक खूब है। यह शराब तस्करों के रूप में गाड़ी चोरों को ग्राहक भी आसानी से मिल जाते हैं। इस बार गाड़ी चोरों ने पटना पुलिस का सिर दर्द कुछ अधिक ही बढ़ा दिया है।
दरअसल शनिवार की रात कंकरबाग थाना क्षेत्र में चोरों ने राज्य के यानी कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के एक रिश्तेदार की बाइक ही चोरी कर ली। जी हाँ, छोटा मोटा आदमी नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री के रिश्तेदार की बाइक चोरी कर ली है। यह पीड़ित राजेश कुमार गुप्ता डिप्टी सीएम के भाई के साले हैं। अमला प्लाजा निवासी पीड़ित का हार्डवेयर का कारोबार है। पुलिस अब उनकी बाइक का पता नहीं लगा पाई है। बाइक चोरों का भी अब तक कोई भी सुराग नहीं मिला है। दोस्तों अब बात करते हैं कि 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली प्रशांत बोस और उसकी पत्नी शीला मरांडी समेत 6 माओवादियों को जेल भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक भीमा कोड़े गांव हिंसा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रचने में प्रशांत की भूमिका थी। यानी कि प्रशांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करना चाहते थे। NIE की चार्जशीट में प्रशांत बोस का नाम आया था, जहां उसको जेल भेज दिया गया है। तो दोस्तों बिहार सरकार ने सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही महिला कैंडिडेट्स के लिए बड़ी घोषणा की है। जहां इस घोषणा के अनुसार बिहार के सामान्य श्रेणी के कैंडिडेट्स अगर BPSC या फिर UPSC की प्री परीक्षा यानी कि पहली टेस्ट पास कर लेती है तो उन्हें सरकार द्वारा 1 लाख रुपए तक की राशि इंसेंटिव के तौर पर दी जाएगी। यही नहीं, साल 2021 में जो महिला इन दोनों में से कोई भी प्री परीक्षा पास कर चुकी है वो इसके लिए आवेदन कर सकती है। यह राशि कैंडिडेट्स को मेंस परीक्षा की तैयारी के लिए दी जाएगी ताकि उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आर्थिक समस्या का सामना न करना पड़े। चयनित कैंडिडेट्स को यह राशि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा दी जाएगी। दोस्तों साइबर अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि वे खाकी और खादी को भी नहीं बख्श रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में साइबर ठगों ने औरंगाबाद के पुलिस कप्तान कांतेश कुमार मिश्रा को भी सीधे निशाने पर लिया है। SP का फेक फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट बनाया तथा ठगी का गोरख धंधा शुरू किया। साइबर ठगों के जाल में औरंगाबाद का भी एक बंदा फंस गया और उसने ठगी को 20,000 रुपये रकम भी दे दी। जब बाद में मामला पुलिस और खुद SP के संज्ञान में आया। मामले में 28 सितंबर को औरंगाबाद के नगर थाना में पुलिस अवर निरीक्षक गुफरान अली ने केस दर्ज किया है। दोस्तों अमेरिका देश की बात आते ही हर किसी के दिमाग में ऊंची ऊंची इमारतें, गाड़ियों, फैशनेबल लोगों की छवि नजर आती है। मगर क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में एक ऐसा गांव है जो बेहद ही पिछड़ा हुआ है। इसके साथ ही हैरानी की बात यह है कि यह गांव जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन से 3000 फीट गहराई में स्थित है। जहां अमेरिका में ग्रैंड कैनियन नामक घाटी बेहद फेमस है। यहां घूमने के लिए हर साल करीब 55 लाख लोग खास तौर पर एरिजोन आते हैं। इसी के पास हवासू कैनियन के पास एक गहरी खाई में एक गांव बसा हुआ है, मगर गहराई में होने पर यह अंडरग्राउंड विलेज के नाम से भी मशहूर है। करीब 208 लोगों के इस गाँव में अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन ही रहते हैं। आपको बता दूं कि आज के आधुनिक युग में भी ये गाँव पूरी दुनिया से छिपा हुआ है। जहाँ गांव के लोग बेहद ही पिछड़े हुए हैं। जहाँ ऐसे में ये लोग एक अलग दुनिया में ही रहते हैं। जहाँ गांव वालों के अपने अलग ही रीति रिवाज है। यहाँ पर घूमने के लिए कोई भी टैक्सी या फिर गाड़ी नहीं चलती है। जहाँ गांव पर पहुंचने या फिर घूमने के लिए पैदल या खच्चर पर बैठकर जाना पड़ता है। इसके साथ ही यहाँ पर 1-2 हवाई जहाज भी आते हैं जो इस गाँव के पास को हवाई से जोड़ने का काम करते हैं। असल में शहर से गाँव को जोड़ने के लिए कोई भी पक्की सड़क नहीं है। जहाँ शहर जाने के लिए घोड़े, खच्चर या फिर हवाई जहाज का सहारा लिया जाता है। भले ही गांव शहरी सुख सुविधा से दूर है, मगर यहाँ पर पोस्ट ऑफिस, कैफे, 2 चर्च, लॉज, प्राइमरी स्कूल और किराने की दुकानें हैं। गांव के लोग हवा सुपाई भाषा बोलते हैं। साथ ही वे सेम की फली और मकई की खेती भी करते हैं। लोग रोजगार के लिए लच्छेदार टोकरियां बुनकर शहरों में बेचने जाते हैं। यह सुपाई गांव इतना पिछड़ा हुआ है कि यहाँ पर लेटर्स यानी कि चिट्ठियां पहुंचने में भी काफी समय लग जाता है। दरअसल ये काम भी खच्चरों या फिर घोड़े पर बैठकर करना पड़ता है। यह गांव में फोन, ईमेल, फैक्स, किसी भी चीज की सुविधा नहीं है। अमेरिका जैसे देश में ऐसा पिछड़ा गांव होना काफी हैरानी भरी है। इसके अलावा गांव पर जाने के लिए झाड़ियों के बीच से निकलना पड़ता है। इसके बीच भूल भुलैया जैसे कई खाड़ी भी है। हर साल हजारों लोग गांव देखने जाते हैं, मगर इस गांव की खासियत है कि यहां जाने से पहले हवा सुपाई की ट्राइबल काउंटिंग से इजाजत लेनी पड़ती है। इसके अलावा गाँव में भी आप उनके नियमों को मानकर ही रह सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान गोपालगंज से आए युवक की शिकायत सुनकर चौंक गए। यह युवक ने बताया है कि 2013 में उसने बिजली कनेक्शन लिया था, तब से वह बिजली बिल का नियमित भुगतान करता आ रहा है हर महीने। इसके बावजूद भी उसे अचानक 1 महीने के लिए ही 80,000 रुपये से अधिक का बिल भेज दिया गया है।
इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबंधित अधिकारी को फोन लगाकर गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि ये तो गंभीर मामला है, इसमें दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने संबंधित अधिकारी को फोन लगाकर कहा है कि जब 2013 में बिजली कनेक्शन दिया गया तो मीटर रीडिंग क्यों नहीं हुई? बगैर मीटर रीडिंग के बिल कैसे भेजा गया? ये तो फ्रॉड है ना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इसमें जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, किसी को भी छोड़ना नहीं है। पता लगाइए और जो भी दोषी है उस पर जरूर कार्रवाई कीजिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा आए दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे साल 2022 की शुरुआत में ही राज्य में यानी कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनावों से पहले अकेले लड़ने का ऐलान किया है। एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि कई पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुझसे आगामी विधानसभा चुनाव के लिए किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करने के लिए कहा। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहती हूं कि हम सभी सीटों पर लड़ेंगे और अकेले लड़ेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि जेएनयू में वामपंथी छात्रों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के साथ मारपीट की है। एबीवीपी की जेएनयू यूनिट ने दावा किया है कि रविवार देर रात हुई इस मारपीट में उनके कई कार्यकर्ता बुरी तरीके से घायल हुए हैं। वही जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एसएफआई नेता आईसी घोष ने हमले के लिए एबीवीपी पर आरोप लगाया है। एबीवीपी के मुताबिक जेएनयू स्टूडेंट एक्टिविटी रूम में उनकी बैठक हो रही थी, जिसके विरोध में रविवार रात 9:45 पर लेफ्ट के छात्र वहां पर पहुंच गए और एबीवीपी की मीटिंग का विरोध करने के बाद लेफ्ट के छात्रों ने मारपीट की। एबीवीपी द्वारा जारी बयान के मुताबिक लेफ्ट छात्रों द्वारा किए गए हमले में एबीवीपी के कई छात्र बुरी तरीके से घायल हुए हैं, जिसमें महिला छात्र भी शामिल है और गंभीर रूप से घायल छात्रों का एम्स में इलाज कराया जा रहा है। एबीवीपी के मुताबिक वामपंथी छात्रों ने महिला और दिव्यांगों पर भी हमला किया है। दोस्तों बात करते हैं कि आम लोगों पर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ी है। जहां पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के बीच दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में सीएनजी के दामों में 2 रुपये 28 पैसे की वृद्धि हुई है। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में 2 रुपये 56 पैसे प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दूं कि पिछले 45 दिनों में तीसरी बार सीएनजी के दाम बढ़े हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि मौजूदा समय में बहुत सी सरकारी योजनाओं, सरकारी लाभ के लिए अस्थायी खाता संख्या यानी कि पैन कार्ड का होना जरूरी है। यह सरकारी निजी कंपनियों के द्वारा दी जाने वाली कई वित्तीय सेवाओं का फायदा लेने के लिए पैन कार्ड अहम डॉक्यूमेंट्स में से एक है। यह ईपीएफओ में अकाउंट खोलने के लिए ये जरूरी है। ऐसे में मौजूदा समय में अधिकांश लोगों के पास पैन कार्ड है, लेकिन आप क्या जानते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए भी पैन कार्ड को बनवा सकते हैं। अगर माता पिता निवेश में नॉमिनी के तौर पर बच्चे को शामिल करना चाहते हैं तो फिर उनके लिए आमतौर पर माता पिता बच्चों के लिए पैन कार्ड बनाते हैं। यह पैन कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज लिमिटेड यानी कि एनएसडीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद वहां पर जरूरी विवरण को दर्ज करना होगा। इसके बाद नाबालिगों के लिए पैन कार्ड बनाने के लिए दी गई कैटेगरी का चुनाव करना होगा। इसके बाद 107 रुपए के पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन शुल्क भुगतान करके आवेदन पत्र जमा करना होगा। आपको बता दूं कि सिर्फ माता पिता के द्वारा ही बच्चों के पैन कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है। जब पैन कार्ड वेरीफाई होने के 15 दिन के भीतर दिए गए पते पर पैन कार्ड पहुंच जाता है। नाबालिग माता पिता के पते पहचान के लिए सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर अगर बच्चे के लिए पैन कार्ड बनाएं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या देना होगा। तो नाबालिग माता पिता के पते पहचान के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। इसके अलावा आवेदक का पता, उसके पहचान का भी प्रमाण पत्र देना होगा। पहचान के सर्टिफिकेट के तौर पर आधार कार्ड या फिर राशन कार्ड या पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड जमा कर सकता है। उसके बाद नाबालिगों के लिए पैन कार्ड बनाने के लिए दी गई कैटेगरी का चुनाव करना होगा। इसके बाद 107 रुपए पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन शुल्क भुगतान करके आवेदन पत्र जमा करना होगा। आपको बता दूं कि सिर्फ माता पिता द्वारा ही बच्चों के पैन कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है। पैन कार्ड वेरीफाई होने के 15 दिन के भीतर दिए गए पते पर पैन कार्ड पहुंच जाता है। इसके अलावा आवेदक का पता, उसके पहचान का भी प्रमाण देना होगा। पहचान के सर्टिफिकेट के तौर पर आधार कार्ड या राशन कार्ड या पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड जमा किया जा सकता है। जब पते के पहचान के लिए आधार कार्ड, डाकघर पासबुक, संपत्ति पंजीकरण दस्तावेज या फिर मूल निवास प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि हमारे जीवन में कुछ दिन बड़े सौभाग्य से आते हैं और जब ये दिन आते हैं तब हमारा कर्तव्य होता है कि उनकी आभा, उनके प्रकाश को अगली पीढ़ियों तक और ज्यादा भव्य रूप में पहुंचाए। आज का ये दिन ऐसा ही पुण्य पुनीत का अवसर है। दोस्तों बिहार सरकार ने बस के लिए पीपीपी मोड के तहत बिहार के अलग अलग जिलों के बस यात्रियों को बड़ी राहत देने जा रही है। तो आइए जानते हैं कि पीपीपी मोड क्या है। तो इन पीपीपी का अर्थ है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड। इसके तहत सरकार और प्राइवेट बस एजेंसियों के बीच एक करार होगी और प्राइवेट बसों को भी बिहार पथ परिवहन विभाग अपने अधीन ही बस का संचालन करेगी। बिहार के राजधानी पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर समेत अन्य भी कई जिले में बस का परिचालन होगा। आपको बता दूं कि 22 रूटों पर कुल 88 नई बसों का संचालन शुरू होना है, जिसके नाम और फिर पूरी जानकारी करार होने के बाद देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी भी इन रूटों पर बसों का परिचालन हो रहा है, लेकिन बसों की संख्या बढ़ने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। अभी यात्रियों को बसों में अत्यधिक भीड़ का सामना करना पड़ता है। इस नई व्यवस्था के शुरू होने के बाद बस की भी संख्या बढ़ेगी और जिले के लोगों की यात्रा और सुगम हो जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि पूर्णिया में हुए पूर्व जिला पार्षद विश्वजीत की हत्या में साजिशकर्ता के रूप में बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह का नाम आने और फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा मंत्री पर कार्रवाई की मांग करने के बाद से पूरा जेडीयू तेजस्वी यादव पर हमलावर है। तेजस्वी यादव की मांग के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से लेकर पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कल ही तेजस्वी यादव पर पलटवार किया था और आज जेडीयू के कई प्रवक्ताओं ने एक साथ तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के परिवार पर राजनीतिक हमला बोला है। जब प्रदेश कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए जेडीयू प्रवक्ता सोहेली मेहता ने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब बिहार में उनकी सरकार थी तो अपराधी बेलगाम होकर बहु बेटियों की इज्जत लूटते थे, अपराधी घटना को अंजाम देते थे और इनके नेता अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते थे। इनकी सरकार में महिलाएं तक सुरक्षित नहीं थी। हमारी सरकार पर सवाल उठाने से पहले तेजस्वी यादव को पुराने दिनों को याद करना चाहिए। नीतीश कुमार के सुशासन के यूएसपी को समझने की जरूरत है। नीतीश सरकार में अगर अपराधी अपराध करने के बाद पाताल लोक में भी छुपा होगा तो बिहार पुलिस उसको बाहर निकालकर सजा दिलाने का काम करेगी। दोस्तों बिहार के मधुबनी पुलिस ने एक स्थानीय पत्रकार की हत्या के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह मृतक अविनाश झा एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र में काम करता था। पुलिस ने कहा है कि अविनाश झा का कथित तौर पर एक विवाहित महिला के साथ संबंध था, जिसकी पहचान पूर्णकला देवी के रूप में हुई है। यह अविनाश झा की हत्या की साजिश उसके पति ने ही रची थी। दोस्तों अब बात करते हैं कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण करीब 18 महीने बाद एक बार फिर से बिहार में कैदियों से परिजनों को फिजिकल मिलने की इजाजत दे दी गई है। नए निर्देश के मुताबिक अब कैदियों के परिजन जेल में कैदियों से जाकर मिल सकेंगे। कोरोना बढ़ने के बाद लॉकडाउन के दौरान मार्च 2020 से फिजिकली कैदियों से मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई थी। लगातार कोरोना के मामले बढ़ने के बाद लगभग 18 महीने के बाद एक बार फिर से फिजिकली मिलने की इजाजत दे दी गई है। इसके लिए परिजनों के जेल आकर मुलाकाती आवेदन बनाने की जरूरत नहीं है। परिजन ऑनलाइन ही मुलाकात करने के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। जहां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए परिजनों को तारीख और समय निर्धारित होगा जिसके तहत मुलाकात कर सकते हैं। जहां सोमवार से पटना के बेउर जेल में इसकी शुरुआत हो गई है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा आपको जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।